लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। टैंकर और डबल डेकर बस की हुई भीषण टक्कर। हादसे में 18 यात्रियों की हुई मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। सीएम योगी ने मामले का लिया संज्ञान। आज मॉस्को से वियना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संबंधों को और ज्यादा गहरा करने पर होगी वार्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष उद्यमियों के साथ करेंगे बैठक। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान। बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान शुरू। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। पंजाब भाजपा के 4 नेताओं को मिली धमकी। चंडीगढ़ कार्यालय पहुंची नेताओं का नाम चिट्ठी। भाजपा छोड़ो नहीं तो दुनिया से उठा देंगे। गाजा में इसराइल का लगातार चौथे दिन हमला। इजरायली सेना ने अल अवदा स्कूल को बनाया निशाना। स्कूल में शरण लेने वाले 27 लोगों की मौत। सब्जियों की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई में होगी वृद्धि। भीषण गर्मी के बाद बारिश से फसलों को हुआ बड़ा नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर और उसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जहां पर लखनऊ में लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे सुना दें। 7,720 नवचयनित युवाओं को आज उनकी आकांक्षा के अनुरूप राजस्व विभाग में लेखपाल के रूप में नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी मुख्यालय पर भी ये समारोह चल रहा है, एक कार्यक्रम वहाँ सीधे लाइव हो रहा है, उन सभी को, उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं कि राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग की कार्मिकों की जनता की सेवा की नींव के रूप में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्व रखती है। वर्षों से मांग चल रही थी, लेखपालों के पद खाली पड़े हुए थे और प्रदेश ने आम जनमानस की सुविधा और प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रख करके इस नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रदान किया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संपन्न की, लेकिन जैसा कि हम सबको देखने को मिलता है, कुछ लोगों की एक फितरत होती है, हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना और कहीं ना कहीं नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी 4,700
और नई नियुक्ति की अधियाचन हम भेज चुके हैं और उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। एक 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया, इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला। और बिना किसी भेदभाव के, उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए, क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक ये प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए। और मैं कह सकता हूं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अधियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है। और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके। ये जो प्रक्रिया हमने यहां पर प्रारंभ की, ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करके जो माहौल प्रदेश के अंदर बनाया,
आज उसका परिणाम भी हमारे पास है। प्रदेश में अब तक हमारी सरकार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुकी है, यानी उनका जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त कर दी है। और हमारे पास अभी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बाकी हैं, जिनको जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हमारे स्तर पर चल रही है। जो बेहतरीन निवेश का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ, इन सब से भी हमने प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को अपने ही गांव और अपने ही घर में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना उपलब्ध करवाई। ये भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपने जनपद और अपने गांव में सुविधा प्राप्त हुई। और यही नहीं, प्रदेश ने स्वरोजगार के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ किया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर, विभिन्न स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम किस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हो रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और केंद्र के स्तर पर पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हमने प्रदेश में 62 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी प्राप्त यहां पे प्रदान किया है। आज इसी का परिणाम है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का तेजी के साथ नीचे गिरा है और अधिक से अधिक मात्रा में युवाओं को नौकरी और रोजगार, स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे याद है 2017 के पहले इसका परिणाम, लोग कहते हैं कि आखिर इन युवाओं को नौकरी देने से क्या हुआ। मैं कहता हूं इसका परिणाम हुआ कि उस युवा ऊर्जा ने, उस युवा प्रतिभा ने अपनी योग्यता को साबित किया। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था माना जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी के साथ स्थापित किया है। ये जो कार्य हुए हैं, इसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश का युवा उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही उसको पहले ही साइड कर दिया जाता था। कुछ जिलों की छवि तो ऐसी बना दी गई थी कि उस जिले के नाम पर, अभी मैं देख रहा था, आजमगढ़ जिले से जो युवा आया था त्रिपाठी हमारे पास लेखपाल की नियुक्ति प्राप्त करने के लिए, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए, 2017 के पहले ये युवा कहीं यूपी से बाहर गया होता, कहता साहब मैं इस जनपद से हूं, तो लोग उसको नौकरी की बात तो दूर, कहीं होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं देते। ये छवि बनाई हुई थी। आज ऐसा नहीं, आज उत्तर प्रदेश का युवा कहीं भी जाएगा बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नए उत्तर प्रदेश का नया युवा है, इसकी प्रतिभा का लोहा दुनिया मान रही है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक नई पहचान बनी है आज, इस पहचान को बरकरार रखने की आवश्यकता है और इसमें आपको अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगानी है। नए अवसर मिलेंगे, ये तो मैंने नई नियुक्ति और नए लोगों के रोजगार की बात की। इससे पहले क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि नियत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट के स्टे होते थे, सरकार उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती थी, क्योंकि अगर स्टे वैकेट कराते हैं तो फिर उनको ये लगता था कि अच्छा खासा पैसा उनके दलालों के, गुर्गों के सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वे उस पर रुचि भी नहीं लेते थे। आपने देखा होगा, अधियाचन गया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद कुछ लोग न्यायालय में गए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि अच्छे कार्य में रोड़ा तो अटकाना ही अटकाना है।
कुछ ना कुछ बोलना ही है, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग जीत करके आए और अब इन सभी युवाओं को ये नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई सिफारिश नहीं। तो अगर बिना भेदभाव और बिना सिफारिश के आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके स्तर पर बड़े कार्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, और उसमें अपनी पहचान बनाना, अपने आप को स्थापित करना, सरकार यही अपेक्षा आपसे रखती है। एक गरीब के जीवन में आपका कार्य लगे, आपकी ऊर्जा लगे, आपकी प्रतिभा लगे, प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं में आपका पूरा सहयोग मिले, सकारात्मक सहयोग मिले। प्रदेश के अंदर जाति, निवास और अन्य आय प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक जो समय सीमा हमने घोषित की है, उसके अनुसार एक सहयोग आम जनमानस और युवाओं को प्राप्त हो। वरासत, नामांतरण और पैमाइश से जुड़ी हुई कार्रवाई हम समय पे पूरा करें। कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म किया कि 45 दिन के अंदर स्वतः अधिकारी को इसको करना होगा, अगर नहीं करेगा तो डीम्ड मान लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी हमारे पास लंबित है और मामला कोई व्यक्ति उससे पीड़ित है, इसमें जवाबदेही भी शासन स्तर पर फिर होती है। आईजीआरएस में हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं। आईजीआरएस के मामले इसी बात को लेके आते हैं। हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति में ऑनलाइन शिकायत करता है, बताता है साहब हमने हमारी शिकायत ये थी, समाधान नहीं हुआ, यहां से 15 दिन में हम उसकी समीक्षा करते हैं, क्यों नहीं हुआ। जनपद स्तर में साप्ताहिक समीक्षा के लिए हमने कहा है, और फिर वहां पे जवाबदेही तय होती है। और इसलिए मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा, एक अवसर मिला है आपको, और यह अवसर आपके आगे बढ़ने के लिए अगले 10 वर्ष तक इतनी मेहनत करिए कि 35 वर्ष की आपकी सरकारी सेवा की नींव इतनी सुदृढ़ हो कि आपके प्रमोशन भी आसानी से हो सके और आपको आगे बढ़ने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके, लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बन जाए। यानी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी लेखपाल की, लेकिन बहुत बार होता है कि लेखपाल नाम से ही लोग घबराने लगते हैं, वो घबराहट न हो। आप तो जनता के बीच में आपका जुड़ाव इतना नजदीक होता है, किसी को पट्टे की जमीन देनी है, किसी को वरासत का कार्य करना है, किसी के नामांतरण का कार्य संपन्न करना है, कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए कोई निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, कहीं पर पैमाइश की कार्रवाई को संपन्न करना है। छोटे छोटे यानी विवाद और जो हिंसक वारदातें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, केवल 1 फुट 2 फुट के लिए होती है। अगर हम समय पे उसको पैमाइश करके सीमांकन कर लें, बता दें कि भाई ये है व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था का, पुलिस का सहयोग ले लें। कहीं पर आपने देखा है कि कोई दबंग भूमाफिया जबरदस्ती सरकारी जमीन पर या किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है, वहां पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के साथ जाकर के हम बड़ी कार्रवाई कर लें। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है, उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा लें। आपदा, बाढ़ जैसी आपदा को लेकर के हम समयबद्ध तरीके से लोगों को राहत दे दें। कृषक दुर्घटना बीमा योजना में कृषक, उसके परिवार के किसी सदस्य या फिर बटाईदार और उसके परिवार के किसी सदस्य की किसी आपदा में मृत्यु होने पर समयबद्ध तरीके से राहत की धनराशि उस परिवार को प्राप्त हो जाए।
तो देखिए, लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और लेखपालों को आपको बता दें कि आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। 7,720 लेखपालों को खुद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है जहां उन्नाव में हुए हादसे का राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, उन्नाव में हुए हादसे का राष्ट्रपति ने लिया संज्ञान। भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। अहम खबर, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्नाव में हुए हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बेहद भीषण हादसा जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उन्नाव में हुए हादसे का राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से अहम खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। तो भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्नाव में हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। और लखनऊ से खबर, उन्नाव में हुए सड़क हादसे में 18 लोगों की जान गई है। डबल डेकर बस टैंकर से टकराई जिसमें 18 लोग मौत के मुंह में समा गए। बताया जा रहा है कि बस काफी तेज रफ्तार थी और इस पूरे हादसे को लेकर अब खुद राष्ट्रपति की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी जहां पर लखनऊ से खबर सामने आ रही है। उन्नाव में हुए हादसे को लेकर राष्ट्रपति की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें और उन्नाव में हुए हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो इस बीच देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। केदारनाथ भाजपा विधायक शैला रानी का निधन। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्थिव शरीर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचा हुआ है। आम जानकारी आपको हम बता दें। और सीएम धामी भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद हैं। तो हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत भी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबोध उनियाल भी पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय। तो सुबोध उनियाल भी पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से बड़ी खबर, केदारनाथ भाजपा विधायक शैला रानी का निधन। पार्थिव शरीर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच चुका है। बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश कार्यालय में थोड़ी देर में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो प्रदेश कार्यालय थोड़ी ही देर में सीएम भी पहुंच जाएंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर उन्नाव में हुए हादसे को लेकर खुद राष्ट्रपति की ओर से शोक व्यक्त किया गया है। अगली खबर लखनऊ से है जहां चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर पत्र लिखे जाने की बात सामने आई है। अनियमितता का मुद्दा, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लिखा पत्र। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर से पत्र लिखा गया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लिखा पत्र। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर, सीएम योगी को पत्र लिखा है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखा है। बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर पत्र लिखे जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर पत्र लिखे जाने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको हम दिल्ली से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आतिशी यमुना के बढ़े हुए जलस्तर का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई हैं। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और उसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं जल शक्ति मंत्री आतिशी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अट्ठासठ लाख नई नौकरियां अर्जित। किस तरीके से तैयारी हो रही है उसका जायजा लेने आए हैं। और यहीं पर ओल्ड रेलवे ब्रिज के बगल में यमुना बाजार है, वो दिल्ली के सबसे एक लोएस्ट लाइंग एरियाज में से है और एक ऐसा इलाका है जो सबसे पहले पिछली बार फ्लड हुआ था, जहां पर इवैक्यूएशन हमें करना पड़ा था। तो आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और बाकी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आई हूँ असेस करने के लिए कि यमुना बाजार के इलाके के पास अभी तक कहाँ तक पानी पहुँचा है। सेकेंड, अगर वहाँ पे इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो क्या हमारी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्लान्स पूरे हैं, आज इसका जायज़ा लेने के लिए हम आए हैं। क्योंकि अगर बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति हो जाती है और कई बारी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन ये मौसम की ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तैनात है, तैयार है कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी हमें लो लाइंग एरियाज के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करें। पिछली बार क्या रिकॉर्ड गया था? देखिए, पिछली बार 208 मीटर से पानी ऊपर गया था। दिल्ली के इतिहास में इससे पहले 1978 में जब फ्लड आया था तब भी 207 तक ही गया था। अभी 202.6 मीटर्स पे है, तो अभी खतरे के निशान से हम बहुत नीचे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार सतर्क है, दिल्ली सरकार सचेत है, दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है कि जस्ट इन केस
अगर फ्लड की बाढ़ की परिस्थिति बनती है तो हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए और दिल्ली वालों को कम से कम परेशानी क्या हथनीकुंड बैराज से क्या पानी छोड़ा गया है? देखिए अभी हथनीकुंड बैराज से बीच में एक दिन 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, वरना अभी 350 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, अगर हम पूरे देश भर में और नॉर्थ इंडिया में खासकर बारिश का पैटर्न देखें तो हम देख रहे हैं कि एक दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अभी हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि क्लाउड बर्स्ट की स्थिति बन गई, हम हिमाचल में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, उत्तराखंड में भी देख रहे हैं। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति हरियाणा और अपर यमुना के एरिया में होती है तो 24-48 आवर्स के भी नोटिस पर फ्लड का खतरा हो सकता है। तो दिल्ली से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर आतिशी बढ़े हुए यमुना का जलस्तर का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बता दें जहां पर सचिवालय कर्मी की पत्नी को धक्का देकर पर्स लूटे जाने की बात सामने आई है और इस खबर का रुख करते हैं उससे पहले एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर सचिवालय कर्मी की पत्नी को धक्का देकर पर्स लूटे जाने की बात सामने आई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क पर गिरने से महिला घायल हुई है और तो जानकीपुरम के पास हुई थी वारदात। लखनऊ से खबर, सचिवालय कर्मी की पत्नी को धक्का देकर लूटा पर्स। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क पर गिरने से महिला घायल हुई है। अहम खबर आपको हम बता दें 6 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। सड़क पर गिरने से महिला हुई घायल। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं 6 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। सेक्टर 1 निवासी कंचन दीक्षित से हुई लूट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां नाबालिग छात्रा को पीटने वाला दबंग दिल्ली भागा है। रिटायर्ड आईआरएस सुधाकर तिवारी के घर में घुसकर मारपीट की। छात्रा को तमंचा मारने का आरोपी था प्रबल प्रताप सिंह। आरोपी की लोकेशन पुलिस को दिल्ली में मिली है। पुलिस ने आरोपी के पिता को पहले ही गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने नाबालिग छात्रा को फोन पर धमकाया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नाबालिग छात्रा को फोन पर धमकाया था। पुलिस प्रबल प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के लिए दे रही दबिश और छात्रा को तमाचे मारते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्रा को तमाचे मारते वीडियो हुआ वायरल। बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, नाबालिग छात्रा को पीटने वाला दबंग दिल्ली भागा और रिटायर्ड आईआरएस सुधाकर तिवारी के घर में घुसकर मारपीट की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और छात्रा को तमाचे मारने का आरोपी था प्रबल प्रताप सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शिवा, पूरा मामला क्या है? जिस आरोपी को पुलिस लगातार तलाश रही थी उसकी लोकेशन दिल्ली मिली है। ये वही दबंग युवक है जिसने 12 जून को गोमती नगर के विशाल खंड स्थित एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के
घुस करके नाबालिग छात्रा पर थप्पड़ बरसाए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी 13 जून को, लेकिन दोनों ही लोगों को न कार्रवाई के लिए बुलाया था, न किसी की तरह की कोई गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो प्रबल प्रताप सिंह और उसके पिता संजय प्रताप सिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। और बीते दिनों 2 दिन पहले प्रबल प्रताप सिंह के जो पिता थे संजय प्रताप सिंह, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो नाबालिग छात्रा को पीटता दिखा है, उससे बदतमीजी करता दिखा है, घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की है, इन तमाम आरोपों का जो आरोपी है प्रबल प्रताप सिंह, उसको अभी फिलहाल फरार है। और पुलिस की छानबीन में ये पता चला है कि उसकी लोकेशन दिल्ली पाई गई है। तो जरूर लखनऊ पुलिस के एक टीम बना करके पुलिस के अधिकारी दिल्ली भेजेंगे और उसकी लोकेशन के जरिए प्रबल प्रताप सिंह की गिरफ्तारी करने की बात कर रहे हैं। तो जरूर लखनऊ के जो गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज है, उसके आधार पर पुलिस टीम जल्दी उसकी लोकेशन यानी कि दिल्ली में जाएगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का काम करेगी। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। दिनेश प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री आवास 19 गौतमपल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश शाम महोत्सव 2024 के संबंध में करेंगे प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर प्रेस वार्ता किए जाने की बात सामने आई है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रेस वार्ता करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे, जहां पर दिनेश प्रताप सिंह की प्रेस वार्ता आज होगी। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर ईडी ने एल्विश यादव को फिर से तलब किया है। बड़ी जानकारी, ईडी ने 23 जुलाई को किया एल्विश यादव को तलब। तो ईडी ने 23 जुलाई को एल्विश यादव को तलब किया है। बड़ी खबर, लखनऊ के जोनल ऑफिस में एल्विश को तलब किए जाने की बात सामने आई है। तो यूट्यूबर एल्विश यादव को ईडी ने एक बार फिर से तलब किया है। उसके करीबी, ईडी ने पहले एल्विश व उसके करीबी को तलब किया था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईडी ने 23 जुलाई को किया एल्विश यादव को तलब। तो ईडी ने 23 जुलाई को एल्विश यादव को तलब किया और लखनऊ के जोनल ऑफिस में किया एल्विश को तलब। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ के जोनल ऑफिस में एल्विश को तलब किया, उसके करीबी को तलब किया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, लखनऊ के जोनल ऑफिस में तलब किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, एल्विश यादव को एक बार फिर से ईडी ने तलब किया है। बिल्कुल गरिमा, यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एल्विश यादव को परसों ही तलब किया था, लेकिन उन्होंने विदेश का हवाला देते हुए अनुपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी। लेकिन अब ईडी के अफसरों ने फिर से एक उनको नोटिस जारी किया है, जिसमें उनको पेश करना है लखनऊ के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो लखनऊ का जोन का ऑफिस है वहां पर। और ये कहा था कि जो सांपों की तस्करी होती है रेप पार्टियों में, उस पूरे मामले से जुड़ा संबंधित मामला है। तो अब 23 जुलाई को एक तारीख तय की गई है, एक नियत तय की गई है कि 23 जुलाई को एल्विश यादव को लखनऊ के अंदर ईडी के जोनल ऑफिस में पेश होना होगा। और परसों ही एल्विश यादव को और फाजिल कुरिया, जो हरियाणा का जो मशहूर गायक है, उसको भी बुलवाया गया था, लेकिन एल्विश यादव उस वक्त नहीं पहुंचे थे। लेकिन जो हरियाणा के मशहूर गायक है फाजिल कुरिया, जिनका मुख्य नाम है राहुल यादव, उनसे पूछताछ हुई थी और तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी लखनऊ के जोनल ऑफिस में। अब ये कहा जा सकता है कि जो नोएडा में मुकदमा दर्ज है एल्विश यादव के खिलाफ रेप पार्टियों में सांपों की
मामले को लेकर के उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी हैं वो काफी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं और उनको जरूर ये सबूत हाथ लगे होंगे एल्विश यादव के खिलाफ, इसलिए उनको बार बार बुला करके पूछताछ हो रही है ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए। तो अब जब 23 तारीख जब पास आएगी तो जरूर ये देखने वाली बात होगी कि जो नियत तय की है 23 तारीख अगले एल्विश यादव के लिए ईडी के अफसरों ने, उसमें आखिरकार एल्विश यादव पहुंचते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो एल्विश यादव को एक बार फिर से ईडी ने तलब किया है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ के जोनल ऑफिस में एल्विश को तलब किए जाने की बात सामने आई है। तो लखनऊ के जोनल ऑफिस में तलब क्या है, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, ईडी ने एल्विश यादव को तलब किया है। 23 जुलाई को एल्विश को तलब किए जाने की बात सामने आ रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसआरएम टाटा मोटर्स के वर्कशॉप में काम करता था युवक और वॉशिंग करते वक्त 21 वर्षीय अभिषेक पटेल की मौत की बात सामने आई है। आदापुर मोहम्मदपुर खाला निवासी अभिषेक की मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां मुंबई के दौरे पर रहेंगे सपा के सभी 37 सांसद और 19 जुलाई को सभी 37 सांसद मुंबई के दौरे पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुंबई का दौरा करेंगे और राज्य इकाई ने रखा खास कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद होंगे सम्मानित। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा को मिलेगी मजबूती। अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने किया मेगा रैली का आयोजन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मेगा रैली का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद सम्मानित होंगे। अहम जानकारी, राज्य इकाई ने खास कार्यक्रम रखा है। तो राज्य इकाई ने रखा खास कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद होंगे सम्मानित। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा को मिलेगी जिम्मेदारी और अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने किया मेगा रैली का आयोजन। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई है। खेत में काम करने गया था किसान सूरजपाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत की बात सामने आई है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं गाजियाबाद से, जहां 22 जून से लागू होगा डायवर्जन प्लान और चरण तरीके से लागू किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं गाजियाबाद से खबर, 22 जून से लागू होगा डायवर्जन प्लान। बांदा से खबर आपको बता दें, जहां पर सहायता समूह की महिलाओं का बड़ा आरोप। महिलाओं ने लगाया 80 लाख के गबन का आरोप। अधिकारियों ने दबाव बनाकर निकलवाए खाते से पैसे। समूह की महिलाओं के पास पहुंची 5-5 लाख के नोटिस। सरकारी धन के बंदरबाट में जिम्मेदार लोग शामिल। समूह की महिलाओं ने डीएमसी की निष्पक्ष जांच की मांग। बांदा में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, और सीमित खातों के लिमिट के बाद भी खातों में भेजा पैसा। समूह की महिलाओं ने डीएम से लगाई गुहार। बांदा के दुरेडी ग्राम के स्वयं सहायता समूह का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं अमरोहा से खबर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। एक्सीडेंट की घटना। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बांदा से हम आपको बताते हैं। बांदा से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर सहायता समूह की महिलाओं का बड़ा आरोप। समूह की महिलाओं के पास पहुंची 5-5 लाख के नोटिस। आम खबर आपको हम बता दें, समूह की महिलाओं के पास पहुंची 5-5 लाख की नोटिस। आम खबर आपको बता दें, सरकारी धन के बंदरबाट में जिम्मेदार लोगों के शामिल होने की बात। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में भगत सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भगत, समूह की महिलाओं ने डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है, पूरा मामला क्या है? समूह की जो महिलाएं हैं उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है, जहां उन्हीं के विभागीय अधिकारियों ने उनके खाते में
पैसे भेज करके और उन्हीं को दबाव बना करके वो पैसे निकाल लिए हैं और लगभग 80 लाख रुपए का ये मामला है। पूरा मामला तब सामने आया जब उन महिलाओं के नाम 5-5 लाख रुपए की रिकवरी नोटिस पहुंची है और वो महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय आकर जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की बात कही है, मांग की है। अब देखने वाली बात यह है, क्या जिलाधिकारी महोदय इस पर जांच कराएंगे और क्या जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने दबाव बनाकर महिलाओं पे पैसे हड़पे हैं, क्या वो पैसे की रिकवरी हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से बांदा में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल कर आया है, आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा इनके साथ जो फ्रॉड किया गया है उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार महिलाएं परेशान है, दर है, अधिकारियों के चौखटों को नाप रही हैं, लेकिन अभी इसमें उनको न्याय मिलता नहीं समझ में आ रहा है। और 5 लाख रुपए की जो नोटिस हर महिला के लिए पहुंची है, उससे उनका परिवार भी काफी सकते में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भगत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिलाओं को ने लगाया 80 लाख के गबन का बड़ा आरोप। और अगली खबर आपको हम मुरैना से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी मुरैना से सामने आई है। मुरैना से खबर, जहां पति ने पत्नी का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। तो मुरैना से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पति आनंद ने तलवार से पत्नी छाया का सिर धड़ से अलग किया और सिर धड़ से अलग करने के बाद रात भर वहीं सोता रहा आरोपी। सिर धड़ से अलग करने के बाद रात भर वहीं सोता रहा आरोपी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, अंबाह थाना क्षेत्र पूट रोड घटना पुलिस की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंबाह क्षेत्र में एक व्यक्ति ने की अपनी पत्नी की नृशंस हत्या। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शुभम कुलश्रेष्ठ मुरैना से जुड़ चुके हैं। शुभम, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। जी ये बता दूं, आज सुबह की घटना है। वो सुबह रात जो एक पति ने अपनी पत्नी की तलवार से गर्दन काट के अलग कर दी थी। जो है अंबा थाना क्षेत्र के फूट रोड पे एक कसमाड़ा गांव है, वहाँ की जो घटना है। यहाँ पे 2 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद आपसी विवाद के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पे पहुंची, उसके बाद जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन भाग गया था आरोपी। शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सिर धड़ से अलग करने के बाद रात भर वहीं पर सोता रहा युवक। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते हैं हमीरपुर से। अगली खबर आपको हम बताते हैं। अधेड़ की धारदार हथियार से काटकर हत्या। अधेड़ की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हमीरपुर से खबर, कन्या प्राथमिक विद्यालय परिसर में हुई हत्या। कन्या प्राथमिक विद्यालय परिसर में मिला शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें,
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का